यस, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। वेयर हाउसिंग मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेयर हाउसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द गुड्स so that the goods can be saved, so that the goods can be saved from deterioration and the goods can be used in the future. And warehouse is a place where the goods are stored. It is a place. So I'm repeating that difference is there between warehousing and warehouses. Warehouse, place, warehousing is a process. Right? Next, we are starting with types of warehouses. Here, five types are there. Number one is private warehouse. Private warehouse. These are those warehouses which are owned, managed and controlled by private individuals, जो अपने होते हैं। किसी बिजनेसमैन ने अपना वेयर हाउस खोला हुआ है, अपनी अपनी वहां पे गुड्स को जो स्टोर कर रहा है, ही इज द ओनर ऑफ दैट वेयर हाउस, ही इज द मैनेजर ऑफ दैट वेयर हाउस, ही इज द कंट्रोलर, ही इज द फाइनेंसर। उसने अपना पैसा लगाया अपने लिए, जो वेयर हाउस था वो यूज करने के लिए, उसने अपनी गुड्स सेव करने के लिए यूज कर रहा है। इट्स ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दैट इज द प्राइवेट वेयर हाउस। उसकी अपनी पर्सनल गुड्स जो है बिजनेस की, वहां पे भी जो स्टोर रहती है। सेकंड इज पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस वो होता है कि जो ओन तो पर्सन कोई और करता है लेकिन यूज कोई और करता है। ओन्ड बाय सपोज मिस्टर ए एंड ही गिव्स द वेयर हाउस ऑन रेंट टू मिस्टर बी, और मिस्टर बी जो होता है उसके लिए वो चार्जेस पे करता है, नेसेसरी फीस पे करता है। दैट इज पब्लिक वेयर हाउस। मीन्स the user of the warehouse is not the owner of the warehouse. He uses somebody else's warehouse and pays necessary charges for that. That warehouse is known as public warehouse. Fine. Third is bonded warehouse. बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ वेयर हाउस जिसके लिए गवर्नमेंट से भी लाइसेंस लेना पड़ता है, और जिसमें जो गुड्स हैं वो स्टोर की जाती हैं। जनरली दिस टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज आर फाउंड नियर द एयरपोर्ट और सी पोर्ट, जहाँ पे गुड्स जो है वो उतारी जाती है। इंपोर्टेड गुड्स के लिए मेनली ये होता है। सी पोर्ट के नज़दीक होता है या एयरपोर्ट के नज़दीक होता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका जो मेन बेनिफिट है दिस टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज का, कि जितनी गुड्स हमें चाहिए हों हम वहां से उतनी गुड्स छुड़वाते हैं, बाकी हम वहीं पे स्टोर रखते हैं। सपोज मैंने गुड्स, एग्जांपल लेता हूँ, मैंने गुड्स 1 लाख यूनिट्स मैंने जो है वो परचेज किए, बाहर से इंपोर्ट किए, और उसका रेट था सपोज ₹100 जो मैंने परचेज। मीन्स मैंने 1 करोड़ रुपए का सामान जो है वो परचेज किया। जो मेन यहाँ पॉइंट है वो 1 लाख गुड्स का है। 1 लाख मैंने सेट्स किसी चीज के परचेज किए। अब जब मैंने परचेज किए तो जब वो एंटर करेंगे कंट्री में, आई हैव टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन दैट, कस्टम चार्जेस, जिसे हम डॉक ड्यूज कह देते हैं, DOC पे डॉक ड्यूज। कस्टम ड्यूटी जो है वो ज़्यादा फेमिलियर वर्ड है। तो जब हम बाहर से सामान परचेज करते हैं हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अगर सपोज वो जो कस्टम ड्यूटी है वो 20 रुपया है पर यूनिट, मान लेते हैं 20 रुपये पर यूनिट है। इट मीन अगर मैंने 1 लाख यूनिट्स जो है वो वहां से लेने हैं, छुड़वाने हैं मीन्स वहां से, तो मैं 1 लाख का 20% के हिसाब, ₹20 के हिसाब से मैं ₹20 लाख जो है वो पे करूंगा कस्टम चार्जेस। ऐसे ही होगा, क्योंकि उसके चार्जेस जो मैंने पे करने हैं कस्टम ड्यूटी के, वो ₹20 पर यूनिट है, और मैंने कितनी गुड्स परचेज की है? 1 लाख। इट मीन्स कि मेरे ₹20 लाख जो है उसी टाइम पे वो बंद हो जाएंगे, वहां पे मुझे पे करने पड़ेंगे इमीडिएटली। ऐसे होगा। जो बॉन्डेड वेयर हाउस है मेरे को ये फैसिलिटी देते हैं कि आप अपनी गुड्स यहाँ पे रखे रखो, छुड़वाओ मत, जितनी जरूरत है उतनी छुड़वा लो, तो इमीडिएटली मेरे को ₹20 लाख जो है वो बेयर नहीं करने पड़ेंगी, वो मेरे को पे नहीं करने पड़ेंगे। सपोज मेरे को जरूरत है अभी आज 1 लाख में से 10,000 गुड्स की, तो मैं सिर्फ 10,000 गुड्स जो है मैं वो छुड़वाऊंगा, उसके मैं ₹20 के हिसाब से ₹2 लाख पे कर दूंगा। जो बाकी की 90,000 गुड्स वहां पड़ी हुई है मेरी वो वही रहेंगी।
तो मेरे को सारा पैसा इकट्ठा नहीं पे करना पड़ेगा, 20 लाख रुपया मेरे को इकट्ठा नहीं पे करना पड़ेगा, मैं आज सिर्फ 2 लाख पे कर रहा हूँ। जब मेरी वो 10,000 गुड्स बिक जाएंगी, अगली बार मैं सपोज 10,000 गुड्स में और ले लूंगा, 10,000 गुड्स में फिर 2 लाख रुपए पे कर दूंगा। इट मीन्स कि आई नीड नॉट टू डंप माई 20 लाख रुपीज एट वन गो, इकट्ठे नहीं मेरे को पे करने पड़ेंगे, मैं को 2-2 लाख करके, इससे भी कम नहीं, मेरी मर्जी है कि मैं 10,000 ले रहा, क्या पता 5,000 लूं, क्या पता मैं 1,000 लूं, ये मेरी मर्जी है। जितनी गुड्स मैं छुड़वानी है उतनी ही मैं कस्टम ड्यूटी पे करूंगा, और मेरे जो पैसे हैं वो बच जाएंगे, सारे पैसे मेरे को नहीं पे करने पड़ेंगे, इकट्ठे पे करने पड़ेंगे। पहले तो मैं यहाँ पैसे इकट्ठे पे करूँ, फिर मैं उन गुड्स को जो है वो अपने पास स्टोर भी करूँ, क्योंकि मेरे को भी स्टोर करना पड़ रहा है। मैंने लाख गुड्स परचेज कर ली है, मेरे को जरूरत इकट्ठी गुड्स की नहीं पड़ती है, मेरे को 10-10 हज़ार तक की 5-5 हज़ार की पड़ती है, तो मैं उतनी गुड्स लगवाऊंगा, उतनी मैं बेच दूंगा, मेरे लिए स्टोर करना भी इजी, और मेरा पैसा भी जो है वो एकदम से नहीं मैं खर्च रहा हूँ, मेरे पास लिक्विडिटी बनी हुई है, पैसा मेरे पास है, उस पैसे को मैं कहीं और यूज कर सकता हूँ। जब मेरी ये वाली गुड्स बिक जाएंगी सपोज, तो उस केस में मैं और गुड्स ले लूंगा बॉन्ड वेयर हाउस से, और परचेज कर लूंगा, वहां से उछलवा लूंगा कुछ, फिर वो बेच दूंगा, मेरा पैसा जो है वो बच रहा है वहां पे, मेरा पैसा डंप नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है। एंड द गुड्स विच आर लाइंग इन द बॉन्डेड वेयर हाउस, द गुड्स आर नोन एज इन अ बॉन्ड, गुड्स आर इन अ बॉन्ड मीन्स मेरी गुड्स वहां पड़ी हुई है, वो बॉन्डेड है, कि जब तक मैं कस्टम ड्यूटी नहीं पे करता हूँ तब तक मैं गुड्स वो छुड़वा नहीं पाऊंगी, जब मैं पैसे दूंगा तभी मेरी गुड्स जो है वो बिकेंगी, कस्टम ड्यूटी के पैसे मैं दूंगा, वो मेरे को एकदम से देने की जरूरत नहीं है, वो मैं हल्की हल्की करके थोड़े थोड़े रुपीज करके मैं दे सकता हूँ, और मेरा पैसा, मेरी लिक्विडिटी मेरे पास बनी रहेगी, जिसको मैं कहीं और भी यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, these are the warehouses which are owned, managed and controlled by the government, इसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही ओनर है, गवर्नमेंट उसे मैनेज करती है, गवर्नमेंट ही अपना सामान जो है वो वहाँ पे स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल एफसीआई, एफसीआई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एफसीआई की? एफसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यस। इसके अपने वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे ये फूड वगैरह, कोई से वीट हो गया, कोई राइस हो गया, ये सारी क्रॉप्स वगैरह की जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं उसको संभाल के रखती हैं, सो दैट कि सारा साल ये गुड्स चल सके। एक है इसकी एग्जांपल एसटीसी, इट इज, पता है किसी को एसटीसी क्या होती है? एसटीसी, ऐसा फोर तो स्टेट माइंड में आ ही रहा होगा ना आगे, एस फोर तो स्टेट, वो तो आप माइंड में आ गया, अब तक तो आ गया। इट इज स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। एक और लिख लीजिए CWC, CWC, इट इज सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, फाइन। एंड लास्ट वेयर हाउसेज आर कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज, cooperative warehouses, these are those warehouses which are owned, managed and controlled by cooperative societies। हमने चैप्टर नंबर 2 में सोसाइटीज की थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ऐसे ही वो वेयर हाउसेज हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो होती हैं, वो ओन करती हैं, वो मैनेज करती हैं, और वो अपने मेंबर्स को कम रेंट पे ये वेयर हाउसेज जो है वो यूज करने को देती हैं, मींस बिकॉज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक, याद है टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन कौन सी थी, याद है? यस सर। कौन कौन सी, एक Yes. नाम लेना, एक। सर फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कहाँ पढ़ ली हमने? सर फार्मर, सॉरी फार्मर। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है। और कौन सी थी? कंज्यूमर
कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस, और प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स हो The गई, production cooperative Producer. society. प्रोड्यूसर्स, कोऑपरेटिव यस, और कोऑपरेटिव मार्केटिंग अच्छा। सोसाइटी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस, हाँ, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। ये 5-6 थी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वो सोसाइटीज जो वो वेयर हाउसेज which are owned by the cooperative societies and which are used by the members of those societies are known as cooperative warehouses. ठीक है, this is about types of cooperative societies. Next is functions of cooperative societies, functions of warehouses. Functions of warehouses. देखिए, नंबर 1 is storage of goods. Storage of goods, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट और मेन जो फंक्शन है वेयर हाउसेज का, गुड्स को स्टोर करना सो दैट द गुड्स कैन बी सेव्ड फ्रॉम डिटीरियोरेशन और स्पॉइलेज। मेन जो फंक्शन है वेयर हाउस का वो यही है। सेकंड इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन मीन्स कि अलग अलग जगह से सामान परचेज करके अपने वेयर हाउस में उसको असेंबल करना, अपने वेयर हाउस में उसको असेंबल करना। सपोज बिजनेस के जो 3-4 सप्लायर, सपोज हम यूज कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं कंप्यूटर असेंबलिंग का, है ना, कंप्यूटर पार्ट्स जो है वो हम परचेज करके उसको हार्डवेयर परचेज करके बाद में उसको असेंबल करके हम सेल कर रहे हैं। मैं कीबोर्ड कहीं और से परचेज कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन कहीं और से परचेज कर रहा हूँ, मैं माउस वगैरह हो गया, सीपीयू हो गया, यूपीएस, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह पे परचेज कर रहा हूँ। तो वो वेयर हाउस जहाँ पे मैं वो सारे अलग अलग पार्ट्स लेके आऊंगा, इकट्ठे करूंगा, दैट जो मैं वहां फंक्शन परफॉर्म करूंगा, दैट फंक्शन इज नोन एज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मीन असेंबलिंग करना। ये मेरा वेयर हाउस, सपोज ये मेरे सप्लायर्स, दिस इज सप्लायर 1, दिस इज सप्लायर 2, दिस इज सप्लायर 3। इनसे मैं गुड्स परचेज करूंगा, अपने वेयर हाउस पे लेके आऊंगा, यहाँ मैं असेंबल करूंगा, यहाँ में मेरा कस्टमर है, कस्टमर कोई ए सपोज, उसको मैं सेल करूंगा। बिकॉज गुड्स को पहले सेल करने से पहले मेरे को गुड्स को असेंबल करना पड़ेगा, जहाँ मैं असेंबल कर रहा हूँ। ये फंक्शन भी जो है ये वेयर हाउस का ही है। ठीक है, मीन वेयर हाउस में जो कंसोलिडेशन है वो भी होती है। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग द बल्क। ब्रेकिंग द बल्क, बल्क मीन्स लार्ज क्वांटिटी। मैं सामान को लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहा हूँ और वहां में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके स्मॉल क्वांटिटी में मैं बाद में कस्टमर अपने वो सेल कर रहा हूँ। सपोज इसके उल्टा फंक्शन है। पिछले फंक्शन में क्या था, मैं ज्यादा कस्टमर सप्लायर से मैं परचेज कर रहा था, वहां असेंबल कर रहा, इकट्ठा कर रहा था, बाद में सेल कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेयर हाउसेज में, ये मेरा वेयर हाउस है, सामान मैंने परचेज कर लिया, लार्ज स्केल में मैंने परचेज किया, इसमें मैं उसको छोटे पैकेट्स में करके, स्मॉल क्वांटिटी में करके, एज पर द नीड मैं अपने कस्टमर्स को जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ। ये मेरा कस्टमर ए, ये बी, ये सी, ये डी, परचेज मैंने इकट्ठा किया था, उसको मैंने बल्क को मैंने ब्रेक किया, स्मॉल पार्ट्स में किया, उसकी कस्टमर्स की नीड्स के हिसाब से मैंने वो सेल कर दिया, उनको भेज दिया। ब्रेकिंग द बल्क, दिस फंक्शन इज आल्सो परफॉर्म्ड बाय द वेयर हाउसेस। देन इज नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन मीन्स जो वेयर हाउसेज हैं दे हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। प्राइसेस कैसे स्टेबलाइज होते हैं? पहली बात तो प्राइसेस वेरी कैसे करते हैं, ये आपने पढ़ लिया होगा इकोनॉमिक्स में भी
कि जब डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइजेस जो है वो हाई हो जाते हैं या कम हो जाते हैं? डिमांड ज़्यादा हो रही, सप्लाई पीछे से कम आ रही है, प्राइजेस हाई 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 हो जाएंगे। इसका ऑपोजिट केस हो तो प्राइसेस जो है वो लो है, ऐसे ही है। ठीक है, जो वेयर हाउसेज हैं ये हेल्प करते हैं कि रेगुलर सप्लाई जो है वो चीज़ों की बनी रहे, शॉर्टेज ना आ जाए, बिकॉज हम उसको वहाँ गुड्स को स्टोर कर सकते हैं और स्टोर्स से या वेयर हाउसेज से हम रेगुलर सप्लाई दे सकते हैं। इट मीन्स कभी भी सप्लाई की शॉर्टेज नहीं आती, डिमांड सप्लाई इक्वल रहती है। उससे क्या होता है कि जो प्राइसेस हैं वो स्टेबलाइज रहते हैं। अगर वेयर हाउसेज ना हो तो क्या होगा कि जो प्राइसेस हैं, जब तो हमारे पास गुड्स अवेलेबल है उस केस में तो हमारे जो प्राइसेस हैं वो रीजनेबल रहेंगे, कम रहेंगे। जैसे ही जो गुड्स है वो अवेलेबल होनी कम हो गई, क्योंकि हमने गुड्स तो स्टोर नहीं की हुई, तो प्राइसेस जो है बढ़ते रहेंगे, बिकॉज डिमांड तो उतनी रहेगी, सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, सो वेयर हाउसेज जो है आल्सो हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग। वेयर हाउसेज जो है, the material kept in the warehouses, the goods kept in the warehouses can be given as a security for taking loan, finance। फाइनेंसिंग मीन्स लोन अरेंज करना। अगर बिजनेसमैन को लोन चाहिए तो जो वेयर हाउस में गुड्स पड़ी हुई हैं, दोज गुड्स कैन बी गिवन एज सिक्योरिटी। जो वेयर हाउस खुद है इटसेल्फ, इट कैन आल्सो बी गिवन एज सिक्योरिटी एज मॉर्गेज, और उसके अगेंस्ट बैंक से लोन लिया जा सकता है। देन इज वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विसेज मींस पैकिंग वगैरह हो गई, लेबलिंग वगैरह हो गई, ग्रेडिंग वगैरह हो गई। पैकिंग, लेबलिंग एंड ग्रेडिंग, इसको लिख लीजिए, एग्जांपल है इसकी, पैकिंग, लेबलिंग एंड ग्रेडिंग। मींस गुड्स को वहां पैक किया जा सकता है वेयर हाउसेज में। हम लूज लेके आ रहे हैं, सपोज हमारा हमारा काम है पल्सेस का, दालों वगैरह का। हम दाल वगैरह जो है वो फार्मर से लेके आ रहे हैं लूज, उसको बाद में हम पैक कर रहे हैं। ठीक है, उसको बाद में हम ग्रेड भी कर सकते हैं। ग्रेड करना मतलब कि गुड्स को उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको जो है वो ग्रेड ए, ग्रेड बी या ग्रेड सी देना। ग्रेड ए मीन्स बेस्ट क्वालिटी, ग्रेड बी मीन्स मॉडरेट क्वालिटी, ग्रेड सी मीन्स लोएस्ट क्वालिटी। ये हम वेयर हाउस में कर सकते हैं। पैकिंग हम कर सकते हैं, लेबलिंग हम कर सकते हैं। लेबलिंग करना मीन एक लेबल लगाना उसके ऊपर, जैसे वो हम कई बार गारमेंट्स परचेज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट, तो उसके ऊपर लेबल लगा होता है, इस पे गुड्स की उसकी एमआरपी लिखी होती है, उस कंपनी का नाम लिखा होता है, उसका साइज वगैरह लिखा होता है। वो काम भी हम जो कर सकते हैं। ऑल दीज सर्विसेज आर वैल्यू एडेड सर्विसेज व्हिच ऐड टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। फाइन। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ गुड्स। लिख लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ गुड्स। ऑलमोस्ट सेम पॉइंट जो हमने फर्स्ट पॉइंट किया है स्टोरेज ऑफ गुड्स, वो था स्टोरेज करने का, और ये बात कर रहे हैं उसकी फीचर्स जो है, फिजिकल फीचर्स है, मीन कहीं गुड्स खराब ना हो जाए, उससे बचाने के लिए, है ना। स्टोर करना मीन सिर्फ स्टोर करना, और प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल फीचर जैसे उसका कहीं रंग ना फेड हो जाए, है ना, तो एक्सपायर ना हो जाए गुड्स जो है कहीं। अगर सपोज वो पेरिशेबल गुड्स हो, से मिल्क वगैरह हो, कर्ड वगैरह हो, तो उसको डीप फ्रीजर में उसको करना पड़ता है, कहीं वो खराब ना हो जाए, है ना। ऐसा कोई सामान उसका रंग ही ना उड़ जाए कहीं। दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ गुड्स। और ये भी जो काम है ये वेयर हाउसेज जो है वो करते हैं। फाइन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। और एक जो आपको होमवर्क मिला हुआ है, कंपैरिजन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस का, ये आपने करके आना है। बस मैं एक हल्की सी छोटी सी बात बता दूं, इसमें क्या है, लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ जो है वो इंश्योर्ड होती है, सब्जेक्ट मैटर जो है वो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ। और जो फायर इंश्योरेंस है या जो मैरिन इंश्योरेंस है, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है, इट कैन बी आर कार, इट कैन बी आर मोटरसाइकिल, इट कैन बी गुड्स, इट कैन बी एनी अदर प्रॉपर्टी आल्सो। ठीक है, वहां पे सब्जेक्ट मैटर जो है वो ये होता है। डन।
एक वो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जब किए थे उसमें एक तो प्रिंसिपल्स थे जो लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होते हैं. दोज पॉइंट्स कैन बी हियर आल्सो एज अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ फायर एंड मैरिन इंश्योरेंस. कौन सा प्रिंसिपल था जो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं हो रहा था? The principle of subrogation. प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन. बिल्कुल ठीक है. ये क्या होता है प्रिंसिपल? The contribution भी. प्रिंसिपल ऑफ The principle of सबरोगेशन So yes, होता क्या है ये प्रिंसिपल सबरोगेशन? so it means that damaged property will not be belong to the owner of the that thing. It will be of the insured Yes. insurance party. After the loss is compensated, the damaged property will be transferred to the insurer. इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी. एक तो ये प्रिंसिपल नहीं था जो लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई होता है. ये प्रिंसिपल था जो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं अप्लाई होता है. और कौन सा प्रिंसिपल था? एक और था The principle of Principle of contribution. contribution. प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन भी जो है वो भी इसमें लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता है. मींस वी कैन गेट द लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम 2 और मोर देन 2 कंपनीज, जो भी हम कर सकते हैं. एक और प्रिंसिपल है जो नहीं होता है अप्लाई. एक और प्रिंसिपल्स पढ़ के देख लीजिए. प्रिंसिपल्स पढ़ के देख लीजिए कौन सा आपको लगता है जो अप्लाई नहीं होता है. एटमोस्ट गुड फेथ होता है कि नहीं होता है? एटमोस्ट गुड होता है. फेथ होता है. होता है. और ऐसे बाकी देखिए कौन सा है जो नहीं होता है. एक और जो नहीं होता. Principle of mitigation of loss. प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन लॉस क्या होता है बेटा? किसने दिया आंसर? वो तो होगा. ये होता क्या है बच्चे? One should try to minimize the loss. इफ सपोज मैंने लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है तो मैं गाड़ी के आगे खड़ा हो जाऊं जाके? आई शुड नॉट मिटिगेट द लॉस. मैं गाड़ी के आगे खड़ा हो जाऊं है, या मेरे घर वाले मेरे गाड़ी का खड़ा कर दे, बचाए ना, मेरे को खींचे ना, कोई नहीं इसकी लाइफ इंश्योर्ड है, पैसे मिलेंगे. चलेगा ऐसे? नहीं चलेगा. तो ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है. और कोई देखिए The causa proxima. कॉजा प्रोक्सिमा भी होता है बेटा. जो बच गए हैं Indemnity. हाँ जी, Indemnity. इंडेमनिटी है. Indemnity. यस, इंडेमनिटी है जो अप्लाई नहीं होता है. जब हम एक एक करके पकड़ रहे हैं, आप 1-2 रह गए थे है ना. 7 तो प्रिंसिपल से 4-5 तो हमने बोल ही दिए. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है जो नहीं अप्लाई होता है. क्या होता है ये प्रिंसिपल इंडेमनिटी? हमने अभी डिस्कस भी किया था. प्रिंसिपल ऑफ So it means that not the insured party will not be in profit after the loss. yes, the idea will is be in the not to same put the condition. party in profits, but to put that party in the same position as it was before the loss. But the point is कि मेरी कार डैमेज हो गई, I can put in the same position. मेरी बाइक डैमेज हो गई, I can put in the same position. मेरी कोई और प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, I can put in the same position. है ना. भी मैंने लॉस नहीं होने, बिकॉज दैट लॉस कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. कार डैमेज हुई है, 5,000 की हुई है, 10,000 की हुई है, 20,000 की हुई है, लाख की हुई है, कितने की हुई? बाइक है, कितने की डैमेज हो, मॉनेटरी वैल्यू में कर सकते हैं ना. बट लाइफ कांट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. वी कांट से कि किसी मेंबर की डेथ हो गई है तो आप पैसे ले लो तो लॉस कंपनसेट हो जाएगा. दैट लॉस कांट बी कंपनसेटेड. लॉस ऑफ द लाइफ कांट बी कंपनसेटेड. लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी कंपनसेटेड. वो चीज नहीं आ जाएगी है ना. मेरी सपोज सारी कार डैमेज हो गई तो मेरी कंपनी पैसे देगी, मेरी सारी कार नहीं मिल जाएगी. बट वो पर्सन तो नहीं ना दोबारा आ सकता. नहीं. तो जो प्रॉपर्टी का लॉस है दैट कैन बी कंपनसेटेड, बट जो लाइफ का लॉस है दैट कांट बी कंपनसेटेड. ऐसे होता है फिर तो सारे बंदे सबकी इंश्योरेंस करवा लेते. ऐसे तो फिर कुछ जाता ही नहीं. फिर तो ऐसे होता है ना, फिर तो जाता ही नहीं. फिर तो पैसे वाले जो हैं वो सबके बंदे कोई भी नहीं जाता, गरीब बंदे के सारे चले जाते. फिर तो ये होता है तो उसमें इंश्योरेंस करवाई होनी थी. नहीं. जो लॉस ऑफ लाइफ है दैट कांट बी इंडेमनिफाइड, दैट कांट बी कंपनसेटेड. दैट इज व्हाई जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ये भी अप्लाई नहीं होता है. यस जैस्मिन. The